शब्द शब्द में सौंधापन हो माटी सा, हो तेरा जीवन जागृत परिपाटी सा। चिंतन बने दियों में स्नेहिल बाती सा, किसी प्रीति में पगी सुमंगल पाती सा। अनजाने भी सगे बने सब अपनों से, तुझ में ऐसा अपनापन विकसाऊंगी। महक जाए यह आंगन तेरे आने से, ऐसे गुण बीजों से तुझे सजाऊंगी। आइए हम पीपीटी को शेयर करते हैं। और ये कंसेप्ट जो आपको बताया गया था, ये डेविड गार्डनर ने दिया है कि किस तरह से हम बुद्धि का विकास गर्भ से कर सकते हैं। और एक और चीज कि बुद्धि केवल एक डायमेंशन नहीं है, देयर आर मल्टीपल डायमेंशंस टू इंटेलिजेंस। केवल नंबर लाना, फर्स्ट आ जाना, वो केवल बुद्धि नहीं है। बुद्धि के कई सारे आयाम हैं और हर बच्चे के अंदर किसी न किसी रूप में कोई ना कोई इंटेलिजेंस, एक से अधिक और कई इंटेलिजेंस एक साथ प्रेजेंट हो सकती हैं, जिसको कि आप गर्भ में और उसके बचपन में उसी तरह का वातावरण देकर के डेवलप कर सकते हैं। और जो मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि कैसे डेवलप होती है बुद्धि, तो मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था, न्यूरॉन पढ़ाए थे, न्यूरॉन के अंदर मैसेजेस कैसे ट्रांसफर होते हैं वो समझाया था। पर बेसिकली आपको समझना है कि एक ब्रेन जो है पूरा न्यूरॉन से बना एक जाल है, और उस जाल के अंदर जब एक थॉट जाती है तो एक सर्किट कंप्लीट होता है। और जब शुरू में हम देखते हैं तो ये सर्किट जो होते हैं बनते बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि विचार आते जाते रहते हैं। जब विचार स्ट्रांग होते हैं, एक ही विचार को आप बार बार दोहराते हैं, तो जैसे आपको एक पगडंडी पर ट्रैवल करना है, एक गांव से दूसरे गांव जाना है और बीच में एक जंगल है या घास का मैदान है, बहुत बड़ा, ऊंची ऊंची घास है, तो शुरू में कोई रास्ता नहीं है। आप जब चलते हैं तो कहीं की घास दब जाती है, जब दोबारा चलते हैं तो वहां घास के दबने के बाद घास इधर उधर हो जाती है, आपको मिट्टी दिखाई देने लगती है। फिर धीरे धीरे जब चलते चलते वो पगडंडी चौड़ी होती है, फिर साइकिल भी जा सकती है उसके थ्रू, फिर मोटरसाइकिल भी जा सकती है, कुछ दिन में आप देखते हैं कि वहां से कार भी जा रही है, हाईवे बन गया। इसी तरह से हमारे ब्रेन में पहले जो सर्किट्स वीक होते हैं, उसी विचार को आप बार बार दोहराएंगे तो वो सर्किट स्ट्रांग बन जाते हैं, और उस पे बाद में उन चीजों को याद करना सीखना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि वो सर्किट का बैकग्राउंड जो है वो ऑलरेडी तैयार है। तो इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि बच्चे को बहुत सारी आपको एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में उसको बुद्धिमान बनाने के लिए, प्रतिभावान बनाने के लिए आपको जो एक्टिविटीज कराई जा रही हैं उसको आप ध्यान से करिए, सो दैट आपका बच्चा केवल एक क्षेत्र में नहीं, कई क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा को दर्शा सकेगा और मल्टीपल रूप से इंटेलिजेंट बन सकेगा। ये मैंने आपको दिखाया था, ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स हैं, इंटेलिजेंस के भी अलग अलग सेंटर्स हैं। ये न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं, और कई सारे न्यूरॉन जब कनेक्ट होते हैं तो एक सर्किट बनता है, और इसी के थ्रू जब विचार आता है तो उसमें फायरिंग होती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी से ये देखिए जाल बनता है, और ये सर्किट, एक विचार का एक सर्किट, अनेकों विचार आते हैं, अनेकों सर्किट्स। तो योर ब्रेन इज लाइक अ सुपर कंप्यूटर, कोई साधारण चीज नहीं है। और 1.5 साल तक, 2 साल तक पूरा ब्रेन आर्किटेक्चर बच्चे का एक अडल्ट की तरह डेवलप हो जाता है। तो एक बार फिर रिवाइज करने के लिए हम रिवाइज करते हैं कि कितने टाइप्स की इंटेलिजेंस हैं। 9 तरह की इंटेलिजेंस हैं, जिसमें 3 तरह की इंटेलिजेंस को स्कूलों में ज्यादा महत्व देते हैं, जैसे लिंग्विस्टिक यानी भाषा की प्रतिभा, तार्किक यानी गणितीय मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, और इनको ज्यादा स्कूल में ध्यान दिया जाता है। हमको जो यहाँ से ध्यान देना है वो मेजर है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके आधार पे आगे और सारी इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती हैं। वो है इंट्रापर्सनल, व्यक्तिगत स्वबुद्धि, और इंटरपर्सनल यानी कि सोशल स्किल्स, और तीसरी म्यूजिकल। और म्यूजिकल के बारे में मैंने बताया था कि म्यूजिकली अगर बच्चा इंटेलिजेंट होगा तो वो और क्षेत्रों में भी और इंटेलिजेंस उसकी डेवलप की जा सकती, यानी अन्य जो प्रतिभाएं हैं वो स्वतः विकसित हो जाती। क्यों? उसका विज्ञान क्या है? क्योंकि म्यूजिक से न्यूरोनल पाथवेज बहुत तेजी से बनते हैं।
न्यूरोजेनेसिस, नए न्यूरॉन्स डेवलप होते हैं, नए न्यूरोनल पाथवेज बनते हैं। तो इस तरह से एक बैकग्राउंड ब्रेन का तैयार हो जाता है जिसमें हम कुछ भी उसको सिखा सकते हैं। फिर आती है स्पेशियल विजुअल यानी कि दृश्य संबंधी, स्थानिक प्रतिभा, फिर बॉडी का एनेस्थेटिक, स्वयं की बॉडी को कैसे मूव करना, कंट्रोल करना, मूवमेंट्स कितने कोऑर्डिनेटेड हैं, कितने बहुत फाइन मूवमेंट्स हैं कि आपके जो ग्रॉस मूवमेंट्स हैं वो किस तरह से हैं, कोऑर्डिनेटेड है, मतलब बैलेंस कैसा है बच्चे का, चलने का तरीका कैसा है, वो अपने कौन कौन से अंग से अपने आप को बैलेंस कर सकता है, या किस तरह की जिम्नास्टिक्स की वो करतब दिखा सकता है, ये बॉडी का एनेस्थेटिक के अंदर आता है। फिर नेचुरलिस्टिक यानी कि आपकी प्राकृतिक बुद्धि, और एक आता है एग्जिस्टेंशियल बुद्धि यानी अस्तित्ववादी बुद्धि। तो व्यक्तिगत स्वबुद्धि और व्यक्तिगत अन्य बुद्धि हम लोग ने कर ली थी। अब हम आगे चल करके करेंगे भाषागत बुद्धि। ठीक है, तो भाषागत बुद्धि में क्या है, इसमें हम देख रहे हैं कि शब्दों तथा भाषा के उपयोग करने की क्षमता, यानी द कैपेसिटी टू यूज लैंग्वेज टू एक्सप्रेस व्हाट्स इन योर माइंड। किसी के अंदर भाषा का कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, तो उनको पता है अपने एक्सप्रेशन को, अपने विचारों को किन अच्छे शब्दों में कुशलता के साथ हम व्यक्त कर सकते हैं। भिन्न भिन्न अर्थों के प्रति वो संवेदनशील होते हैं। कई बार आदमी कहना कुछ चाहता है और अगला समझ कुछ और रहा है, क्योंकि राइट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, करेक्ट वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, वो अपनी बात को अच्छे से कह नहीं पाया। और इसके लिए ये भी कहा जाता है कि नंबर, जब हम कुछ बोल रहे हैं उसमें नंबर यानी गिनती 1 2 3, इनके अलावा जो भी हमारे शब्द हैं वो अगर उनका चयन सही नहीं है तो सही भावनाओं का संप्रेषण नहीं हो सकता है। इसीलिए जो लोग अपनी भाषा पे अच्छा कमांड रखते हैं वो अपनी बात अच्छे से रख पाते हैं। और इनमें क्या प्रतिभाएं होती हैं, ये बहुत अच्छा लेखक बन सकते हैं, लिख सकते हैं, इनका बोलना प्रभावशाली तरीके से बोलते हैं, सुनते हैं, कहानी कहने की प्रतिभा होती है, विस्तार से समझाना होता है क्योंकि विस्तार के लिए शब्द चाहिए और शब्दों पे इनकी पकड़ है, इसलिए ये हर बात को विस्तार से समझा सकते हैं। शिक्षण का कार्य अच्छे से कर सकते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा डेवलप होता है, शब्दों को किस प्रकार यूज करना है उनके अर्थ को समझकर उसको वो अच्छे प्रकार से अपने सेंटेंसेस में पिरो पाते हैं। याद करना, जो इंफॉर्मेशन आई उनके अंदर, जो लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के लोग आते हैं उनकी मेमोरी भी अच्छी होती है क्योंकि वो शब्दों को याद भी रख पाते हैं, मेमोरी पावर भी अच्छी है। किसी को अपनी विचारों से कन्विंस कर लेना, और बहुभाषा का ज्ञान, मतलब कई तरह की भाषाएं जान सकते हैं। करियर के लिए कवि हो सकते हैं, पत्रकार हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, अनुवादक, ट्रांसलेटर्स जो एक भाषा को दूसरे में ट्रांसलेट करते हैं, इतिहासकार यानी कि हिस्ट्री के जानकार, और वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी बन सकते हैं। तो इसलिए भाषागत बुद्धि का ज्ञान बहुत जरूरी है। और इस क्षमता के विकास के लिए क्या करना है, आपको नियमित स्वाध्याय करना, डायरी लेखन करिए। जो आप क्लासेस करते हैं या दिनचर्या होती है उसको विस्तार से रोज रात में 20 लाइन में या 30 लाइन में उसको लिखा करिए। भाषा के ज्ञान को बढ़ाने के लिए नियमित अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करिए, कुछ नए शब्द सीखिए, अपने पास हमेशा एक डिक्शनरी रखिए, नए शब्द आए उनका आप मीनिंग समझ के याद करने का प्रयास करें, एक से अधिक भाषाओं का अभ्यास करें। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन संस्कृत सिखाने वाले अवेलेबल हैं जो फ्री सिखा रहे हैं, केवल इस पैशन के लिए कि लोग संस्कृत सीख पाए। तो आप एक से अधिक भाषा सीख सकते हैं, संस्कृत सीख सकते हैं, इंग्लिश सीख सकते हैं। जिस तरह के शब्द पहेली, वर्ग पहेली जैसे खेल आते हैं, क्रॉसवर्ड्स आते हैं, उनको खेलने का प्रयास करें। अपने धार्मिक ग्रंथ, पुराण, उपनिषद का स्वाध्याय करें और उनके बिंदुओं पर नोट्स बनाएं। यूट्यूब पे जो विशेष लेक्चर्स हैं, वाद विवाद हैं, उनको सुने। वाद विवाद पॉलिटिकल और टीवी वाले नहीं, कुछ बहुत इंटेलिजेंशिया के जो वाद विवाद होते हैं, कुछ अच्छे सब्जेक्ट्स पे जिसपे अच्छा कंटेंट अवेलेबल हो, उसमें आप जाइए। फिर किसी वर्तमान समस्या का समाधान सोचिए और उसको अपने शब्दों में लिखिए। फिर शिशु से गर्भ संवाद स्थापित करके पहले आप लिखिए
और वही बातें फिर आप बच्चे को सुनाइए, आप नोट करिए, पहले डायरी लिखिए, फिर उसको शेयर करिए। तो आपकी बोलने की जो वर्बल आपकी इंटेलिजेंस है वो भी बढ़ेगी। फिर प्रेरक दृष्टांत बच्चे को सुनाइए, गायत्री मंत्र का जप करिए, उससे भी आपके अंदर क्या होता है, न्यूरोजेनेसिस भी बढ़ती है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मैंने बताया था, जप करने से, ध्यान करने से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स यही सेंटर है कॉग्निटिव ज्ञान का, नए विचारों का, निर्णय लेने का, डिसीजन मेकिंग और समस्याओं के समाधान का। तो ये डेवलप होएगा, न्यूरॉन्स डेवलप होंगे तो नए नए पाथवेज बनेंगे। फिर लेखन व ध्यान भाषागत बुद्धि कुशलता को बढ़ाने में सहायक, गायत्री मंत्र का जप लेखन ध्यान भाषागत बुद्धि कुशलता को बढ़ाने में सहायक है। ये एक तरह का बुद्धि का व्यायाम है। तो नियमित अगर आप 15 मिनट से लेकर के 1 घंटे तक का अगर नियमित जप करते हैं तो डेफिनेटली मान लीजिए कि आपका बच्चा बहुत बुद्धिमान होगा। ये मैं बहुत सारे प्रैक्टिकली एग्जाम्पल्स देख चुकी हूँ, स्वयं मैं अपने जीवन में देख चुकी हूँ, और इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि प्रेगनेंसी में गायत्री मंत्र का जप अवश्य कीजिए। उससे ना केवल भाषागत बुद्धि का विकास होएगा, बल्कि जो बच्चा जन्म लेगा उसके अंदर एक जीवन को लेकर के अपने, चाहे करियर हो, चाहे रिलेशंस हो, चाहे डिसीजंस हो, उसको लेकर के बहुत एक क्लैरिटी रहेगी। वो उसको पता है क्या करना है, उसके मन में कभी द्वंद नहीं रहेगा, और वो अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेना भी सीखेगा। ये गायत्री मंत्र का बहुत प्रभाव है, बहुत बड़ा एक प्रभाव है। उदाहरण के लिए जैसे कौन से महापुरुष ऐसे हुए हैं जो भाषा के बहुत अधिक ज्ञानी थे, तो विनोबा जी 20 से अधिक भाषाओं के ज्ञाता थे। उनको हिंदी, संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, चीनी, जापानी सब आती थी। तो आप एक और उदाहरण है स्वयं गुरुदेव का। गुरुदेव को इंग्लिश नहीं आती थी, उनकी जो शैक्षिक विद्वता है वो केवल 5वीं क्लास तक थी। पर एक बार जब उनको जेल में रहने का मौका लगा तो अखबारों की कटिंग से तसले पर उन्होंने लिख लिख करके अंग्रेजी सीखी। एकनाथ रानाडे का भी यही एग्जाम्पल है कि कलकत्ता से मुंबई तक के सफर में उन्होंने बंगला पढ़ना लिखना सीख लिया। अब दूसरी इंटेलिजेंस आती है, चौथी, ये है मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहते हैं तार्किक और गणितीय बुद्धि। और इसमें आप अगर कोई विदेशी एग्जाम्पल लेना चाहे लिंग्विस्टिक में, तो शेक्सपियर भी अपनी भाषा के कमांड के लिए जाने जाते हैं। शेक्सपियर जो है वो भी अपने समय के बहुत बड़े लिंग्विस्टिकली इंटेलिजेंट व्यक्तित्व रहे हैं, विलियम शेक्सपियर। अब हम बात कर रहे हैं नंबर। कई लोगों को नंबर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। क्या करते हैं, उनको कोई आप प्रॉब्लम दीजिए, वो नंबर में ब्रेक करके पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये लोग अंकों में रुचि रखते हैं, सुडोकू खेलते हैं, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, गणितीय समस्याओं को आसानी से हल कर लेते हैं। तार्किक शक्ति इनकी बहुत ज्यादा होती है, तार्किक और एनालिसिस, मतलब किसी भी चीज को, प्रॉब्लम को ब्रेक करके वो डिसाइड करना स्टेप वाइज कि अब इसमें क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। तो इनका बहुत ही एनालिटिकल माइंड होता है, और हर चीज को उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसका अच्छा बुरा पक्ष को देख करके अंदर उनके तर्क चलता रहता है, अपनी बुद्धि से ही उसको करके वो आगे बढ़ते हैं। इनका एक सोच जो होती है साइंटिफिक होती है, और समस्याओं के समाधान में बड़े कुशल होते हैं, क्योंकि बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे भागों में विभक्त करके हल कर सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे, किसी भी घटना को समझने के लिए बुद्धि जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है इनकी। ये क्या बनते हैं, ये ज्यादातर साइंटिस्ट बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, सर्जन्स बनेंगे, अर्थशास्त्री होंगे, या कोई भी किसी भी उच्च पद पे जो उच्च स्तरीय तार्किक गणितीय बुद्धि रख सकते हैं। इनके लिए गणित, गणना, संख्या, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है इनके लिए। तो नेचुरली अगर आप देखें बच्चे के अंदर कोडिंग टेक्निक्स, कंप्यूटर, ये बहुत मतलब एक उसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है, तो उसी दिशा में उसको आगे बढ़ने दीजिए। ये मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है क्या? इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ सम काइंड ऑफ कॉजल सिस्टम और नंबर सिस्टम। अब आज ये बड़ी मतलब नॉर्मल है सी बात है कि हर माँ अपने बच्चे को लॉजिकली स्मार्ट बनाना चाहती है, जैसे कि हमने आपको अभी
इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में बताई गई थी, इन्हीं प्रैक्टिसेस के साथ इस प्रैक्टिस को भी अपनाया जाता है अगर तार्किक बुद्धि के लिए। मतलब इंट्रापर्सनल में जैसे सबके साथ मिलजुल करके बैठना है, और इवन ध्यान से भी आपकी तार्किक और गणितीय बुद्धि में अंतर आता है। तो इसके लिए बच्चों जो होते हैं, जो बच्चे बनेंगे वो है साइंटिस्ट, इंजीनियर, मैथमेटिशियन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, अकाउंटेंट्स, मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर के गुण होते हैं इसमें। और उदाहरण के लिए जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन थे, सीवी रमन है, अमर्त्य सेन, ये बुद्धि के क्षेत्र में उच्च स्तरीय क्षमताओं वाले व्यक्तित्व के उदाहरण है। अब आपको करना क्या है इसके लिए? इसको विकसित करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हम अपनी क्लासेस में कराते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली कराते हैं, और हमारी प्रेरणा बिटिया इसको बहुत बार कराती है। तो इसमें क्या करना है हमें? बेसिकली इन एक्टिविटीज से क्या करना है? शिशु में जिज्ञासु प्रवृत्ति को जागृत करना है, ग्रास्पिंग पावर को उसकी बढ़ाना है, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाना। अगेन इसमें वही आ गया, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को हमको डेवलप करना है, निर्णय लेने की क्षमता, एनालिसिस की क्षमता, तार्किक क्षमता, इसको डेवलप करना है। ये कहाँ होती है? प्री फ्रंटल में। तो सभी कुछ आपको करना पड़ेगा, जैसे कि आप ध्यान जप करिए, म्यूजिक आपको बेसिकली करना ही है, सुडोकू खेलिए, ये देखिए जो मैजिक बॉक्स होता है इसको खेलिए, नंबर गेम्स खेलिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करिए, घर का बजट बनाइए, मेंटली सॉल्व करने का, छोटे छोटे जो हमारे मतलब गुणा भाग हैं उनको मेंटली करने का प्रयास करिए, लिख करके नहीं, मेंटली करिए। फोन नंबर्स याद करने का प्रयास करिए, अंतर पहचाने वाले गेम्स होते हैं उनको खेलिए, वर्ग पहेली खेलिए, रीजनिंग, जनरल नॉलेज की किताबें पढ़े, दिमागी कसरत। और इसके लिए भोजन भी ऐसा लेना पड़ेगा जो बुद्धि को बढ़ाता है, जैसे बादाम है, अलसी है, और आपका अखरोट है, ये चीजें जो है बुद्धि बढ़ाने के भोजन में आती है। ब्राह्मी आप ले सकते हो औषधि के रूप में, गाय का घी, गाय का दूध, ये सब बुद्धि बढ़ाने के लिए आते हैं, मतलब ये बुद्धि बढ़ाने के आहार है। तो ये एक्टिविटीज जो आपको कराई जाती है इसी उद्देश्य से कराई जाती है कि बच्चे के अंदर मैथमेटिकल इंटेलिजेंस डेवलप हो। इजराइल में ये नॉर्मल है, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उसको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देते हैं। और आज सबसे ज्यादा पेटेंट्स अगर हैं तो वो यहूदियों के नाम पर रखते हैं, ज्यूस के नाम पर रखते हैं। उनके यहाँ से छोटा सा देश है, चारों तरफ दुश्मनों से घिरा हुआ है, सबसे वीर लोग होते हैं, निडर होते हैं, वैज्ञानिक बहुत बनते हैं, साइंटिस्ट बहुत बनते हैं, रिसर्च का लेवल बहुत हाई है। उनकी जो डिटेक्टिव एजेंसी है वो वर्ल्ड क्लास है, बिल्कुल अमेरिका के स्तर की है या उससे भी बेटर है। अमेरिका में जितना फाइनेंस का काम है वो सब ज्यूस संभालते हैं, क्योंकि गर्भ से वो उसकी तैयारी करते हैं। तो ये आप थोड़ा सा समय आधे घंटे का निकालिए, क्योंकि आजकल देखिए कई बच्चों को सुना गया है कि वो 9th-10th से ही कह देते हैं मुझे मैथ्स नहीं समझ में आती, मुझे मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है। तो मैथ्स इज वन सब्जेक्ट जो आपकी बुद्धि के विकास में सहायक है। तो आप गर्भ से ऐसा वातावरण बनाइए कि बच्चा मैथमेटिकली इंटेलिजेंट होना चाहिए। तो म्यूजिकली इंटेलिजेंट हमने उसकी बात करी पहले, कि म्यूजिक के टर्म्स में बच्चा सोचे, म्यूजिक को एंजॉय करे, स्वर लय ताल को समझे। तो इसी को म्यूजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, जो संगीतात्मक बुद्धि रखते हैं, म्यूजिकली दे आर इंटेलिजेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उतनी इंपॉर्टेंट है जो पहली दो आपको बताई थी, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, न्यूरोजेनेसिस हो रही है, साथ में न्यूरोनल पाथवेज भी डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें संगीत को समझने की शक्ति होती है बच्चे के अंदर, जो म्यूजिकली इंटेलिजेंट है। द कैपेसिटी टू थिंक इन म्यूजिक, टू बी एबल टू हियर पैटर्न्स, रिकॉग्नाइज देम, वो रिदम को समझते हैं एंड परहैप्स वो अपने उसके अनुसार मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। उसमें संगीत में रुचि रखने वाले ध्वनि ताल पैटर्न के रूप में सोचते हैं। जैसे बैठे होंगे, गाना आएगा तो अपना तबला बजाने लगेंगे, अपना मेज पे तबला बजाने लग जाएंगे, कहो वो हाथ में ग्लास हो उससे ही वो अपना म्यूजिक निकालने लग जाए, कटोरी चम्मच से ही कुछ निकालने लग जाए म्यूजिक। तो ये जो होते हैं, जितनी नेचर में साउंड्स होती हैं, जैसे पक्षियों की आवाज है, झरने की आवाज है, और गाय के रंभाने की आवाज है, इसके प्रति भी बहुत संवेदनशील होते हैं। जैसे झिंगुर
कहीं झिंगुर की आवाज आ रही है सन्नाटे में, घंटियां बज रही हैं, कहीं आसपास नदी की कलकल की आवाज है, उसके प्रति भी बहुत दे आर सेंसिटिव। और इनके कौशल में क्या शामिल है, गाना बहुत जल्दी गाने लगते हैं, सुर में गाएंगे, सीखा हो चाहे ना सीखा हो, सीटी बजाने लगते हैं सुर में, वाद्य यंत्र बजाना सीख लेते हैं या इंटरेस्ट डेवलप करते हैं उसमें सीखने का, स्वर की लहरियों को पहचानते हैं, संगीत की रचना कर लेते हैं, मेलोडीज को याद रखते हैं, ताल संगीत का ढांचा याद रखते हैं। तो ये जो होते हैं म्यूजिकली इंटेलिजेंट बच्चों की पहचान है। नई धुनों का सृजन कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए बीथोवन जो बेस्ट म्यूजिकल कंपोजर रहे थे, जबकि वो डेफ थे, सुन भी नहीं सकते थे, लेकिन वाइब्रेशंस फील करके ही बिकेम अ म्यूजिकली एडवांस्ड इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है, तो ये कई तरह के उदाहरण आप दे सकते हैं बच्चों के अंदर। और ये करियर के लिए क्या संभव मार्ग है, ये वादक बन सकते हैं, गायक बन सकते हैं, संगीतकार बन सकते हैं, इवन डांसर बन सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं। ये सही, देखिए कितने सारे उदाहरण इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमारे फेमस सिंगर्स म्यूजिशियंस रह चुके हैं। और इसमें सर्वश्रेष्ठ तो हमारी लता दीदी थी और वो गॉड गिफ्टेड थी, लेकिन अगर थोड़ा भी आप इस पे ध्यान देंगे, इसीलिए हर क्लास में हम म्यूजिक के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो इन गीतों को आप इनकी रिकॉर्डिंग भी मांग सकते हैं और इन रिकॉर्डिंग्स को आप नियमित सुनिए और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि बच्चा आपका अबव एवरेज इंटेलिजेंस को प्राप्त नॉर्मली ही कर लेगा। फिर आती है आपकी इसको, हाँ, संगीतात्मक बुद्धि कुशलता के लिए क्या करना है आपको। तो जैसे हम आपको सुनाते हैं, मधुर प्रेरक संगीत को सुने, नाद योग नियमित करें जो शाम को भेजा जाता है, नाद योग साधना के विज्ञान को जाने समझे, उसका अभ्यास करें। इसके लिए क्लास हम लोग अलग से डिजाइन करेंगे आपके लिए। भ्रामरी प्राणायाम करें, सोहम साधना का अभ्यास करें। सोहम साधना की प्रैक्टिस हम क्लास में कई बार करवाते हैं, भ्रामरी प्राणायाम भी करवाते हैं। बांसुरी के वादन को सुने और शिशु के साथ गर्भ संवाद स्थापित करते हुए बहुत धीमी आवाज में मधुर संगीत को सुने और हृदय चक्र पे ध्यान केंद्रित करें। ये जो आपका अनाहत चक्र होता है हृदय के स्थान पर, उस पर ध्यान केंद्रित करें। इस तरह से आप भी इंटरेस्ट डेवलप करिए। आप कोई नया वाद्य यंत्र बजाना सीख सकती हैं, किसी गाने को आपको अच्छा लगे तो उसको गुनगुनाती रहिए, बच्चे को सुनाती रहिए। इससे और क्या लाभ मिलेगा आपको, स्वयं के अंदर आप देखेंगी कि स्ट्रेस में कमी आ रही है, आप रिलैक्स फील करेंगी, प्रसन्न फील करेंगी, आनंद उल्लास की आपको अंदर अपने आप महसूस होएगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, आपके अंदर मानसिक स्थिरता बढ़ेगी, आध्यात्मिक उन्नति स्वतः होने लगती है। म्यूजिक भी एक तरह की साधना है, म्यूजिक भी एक तरह का तरीका है ईश्वर से जुड़ने का। उसमें भाव संवेदनाओं का जागरण होता है। जैसा म्यूजिक आप सुनते हैं वैसे ही भाव संवेदना जागृत होने लगती है। तो आप करुणामय संगीत सुनेंगे तो बच्चे के अंदर करुणा का भाव जागृत होगा, प्रेम के गीत सुनेंगे, भक्ति के गीत सुनेंगे तो वैसा भाव जागृत होगा। तो अलग अलग इमोशंस को डेवलप करने के लिए, उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस को विकसित करने के लिए भी आवश्यक है कि आप संगीत को श्रवण करें। संगीत के श्रवण से रोगों की ग्रंथियां नष्ट हो जाती है। इसको कहते हैं हीलिंग म्यूजिक। आजकल बहुत सारे हीलिंग म्यूजिक जो है यूट्यूब पे अवेलेबल है। न्यूरॉन्स का डेवलपमेंट मैंने आपको बता ही दिया। और इससे क्या होगा कि बच्चा शारीरिक मानसिक दोनों रूप से अधिक स्वस्थ होगा। अब आती है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, यानी कि दृश्य संबंधी स्थानिक बुद्धि। ऐसे लोग स्पेस में चित्रों के रूप में सोचते हैं, इनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है। अगर एक आपको ये दी जाए कि इस वॉल पे ये पेंटिंग आएगी कि नहीं, तो जो विजुअली स्पेशली इंटेलिजेंट होगा देखते ही बता देगा, उसके डायमेंशंस बिल्कुल क्लियर रहेंगे, उसके मन में माइंड में आ जाएंगे, हाँ ये यहाँ आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो इनके लिए क्या है कि इनकी जो इमेजिनेशन या स्पेस को के अंदर जो वो मतलब स्पेस को कैसे आप आंतरिक रूप से देख सकते हैं, उसकी शक्ति बहुत अच्छी होती है। और इनको स्पष्ट मानसिक प्रतिबिंबों की आवश्यकता होती है, मतलब इनके मन में प्रतिबिंब बन जाता है। तो विभिन्न कोणों से वो नक्शे, चार्ट, चित्र, आकार, आकृतियों, चेहरों को याद करने की, विवरण को प्राप्त करने तथा चीजों को देखने में ये बेटर होते हैं बाकी लोगों से। जैसे आर्किटेक्ट
होता है ना, आर्किटेक्ट को आपने घर दिखाया अपना, मान लीजिए एक रिनोवेशन करा रहे हैं आप पुराने घर का, तो आर्किटेक्ट आएगा, उसको आप सोच नहीं पा रहे हैं कि हम इसको कैसे करें, आपने रिक्वायरमेंट बताई हमको ये चाहिए, वो कह रहा हाँ ये दीवार हम हटा देंगे, यहाँ पे ये कर देंगे, और वो उसके मन में पूरी पिक्चर आपके बन गई उसी समय कि हम इसमें क्या क्या चेंजेस करके और हम ये इसको एक नए तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। उसको पहले बनाने की जरूरत नहीं है, पहले वो मन में उसके पूरा डेवलप हो जाता है। तो ये व्यक्ति बिल्डिंग के आर्किटेक्चर के ये प्रोजेक्ट डिजाइन देख करके इसमें खो जाते हैं और उसी में रम जाते हैं, उनका पूरा पिक्चर उनके दिमाग में बन जाता है। जैसे हम मॉडल फिजिकली बना के रखते हैं तब आगे काम शुरू करते हैं, वो मॉडल जो होता है उनके दिमाग में ऑलरेडी बन जाता है, उनके दिमाग में शेप, साइज, डिस्टेंस, एंगल, सबका पूरा पिक्चर क्लियर हो जाता है। हाँ, तो जैसे कि जो विश्वेश्वरैया हुए हैं, जो उन्होंने ब्रोकन रेलवे ट्रैक को देख करके पूरा आगे की व्यवस्था बता दी। लर्निंग विजुअली, ये जो स्पेशली इंटेलिजेंस लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं? दे लर्न विजुअली एंड ऑर्गेनाइज आइडिया स्पेशली, दे थिंक इन इमेजेस एंड पिक्चर्स एंड सी थिंग्स इन देयर ओन माइंड, मतलब अपने माइंड में ही उसको वो देख लेते हैं। तो इनके कौशल में आता है, शामिल है पहेलियां बनाना, चार्ट एंड ग्राफों को समझना, अच्छा दिशा बोर्ड, डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है नेचुरली, जब ये डिजाइनर्स होते हैं तो इनको डायरेक्शन की समझ होती है, स्केच बहुत अच्छा कर लेते हैं, प्रतिबिंबों में हेर फेर कर सकते हैं, और दृष्टि संबंधी प्रतिबिंबों की व्याख्या बहुत अच्छे से ये कर पाते हैं। इस बुद्धि की अधिक मात्रा में रखने वाले लोगों को वास्तुकार, चित्रकार, इंटीरियर डिजाइनर, सर्जन, पायलट, ड्राइवर, नाविक बनने की संभावना होती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एमएफ हुसैन थे, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी, ये कुछ ऐसे फेमस लोग हुए हैं जिनके अंदर डेफिनेटली ये इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा मात्रा में रही होगी, मतलब हाई लेवल पे रही होगी। अब इसका विकास करने के लिए आपको क्या करना है? तो रचनात्मक दृष्टि, प्रकृति के बारे में आप सोचा करिए, आप ऐसे ऐसे पेंटिंग्स लगाइए, फोटोग्राफी का शौक रख सकते हैं वो आप करिए, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं, जियोमेट्री की बेसिक जानकारी, अब जियोमेट्री के शेप्स का, जैसे ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इसकी एक बेसिक जानकारी आप रखिए, और कुछ ऐसी बुक्स ले आइए जैसे छोटे बच्चों के लिए आती है, ग्राफिक्स की, डायग्राम्स की, पेंटिंग्स की, ड्राइंग की, तो उसे देखकर कुछ ड्रॉ करिए, मूर्ति कला, शिल्प कला, चिंतन, इससे डेवलप हो जाएगा। तो कुछ टाइम ये क्रिएटिविटी के लिए आप रखिए, और ऐसी जो बुक्स आती हैं उस पे आप करना शुरू करिए। जो लोग ऑलरेडी इसमें इंटरेस्ट रखते हैं या उनकी ये प्रतिभा विकसित है, तो वो इससे आगे का प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, और डेफिनेटली जीन्स के द्वारा, फिर वातावरण के द्वारा ये इंटेलिजेंस बच्चे में जाएगी। तो इसीलिए आपको क्रिएटिव रहना है, और कुछ भी जो आप करें घर में, घर की सजावट है, भोजन का लेआउट है, जैसे ले करते हैं टेबल पूरी, तो वो भोजन बना करके अच्छे से उसको सजा के रखिए, और उसको मतलब डाइनिंग टेबल पे सजा के लगाइए, टेबल पे, छोटी टेबल हो वहीं पे सजा के लगाइए। तो एक कलात्मकता अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। रहन सहन में भी आप थोड़े कलात्मक हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हमारे पास बहुत महंगे महंगे कपड़े हों, हम उसको उन्हीं से, हम कैसे ड्रेसअप होते हैं, अपना कैसा घर रखते हैं, वो हमारी कलात्मकता को दर्शाता है। तो इस जो बुद्धि है, जिसकी मतलब जिसमें एक कल्पना शक्ति की अधिकता है, तो जो गड़बड़ी के चित्र दृढ़ता से बसेगा, जो चिंतन में चलेगा, तदनुसार वो ही गर्भस्थ की देशिक बुद्धि कुशलता विकसित होगी। इसीलिए मतलब देखने की जो इमेजिनेशन है, वैसी शक्ति कैसे डेवलप होगी? जो गड़बड़ी के मन में चित्र चलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि शुभ चित्रों को, कल्पनाओं और आदर्शों को अपनाइए। आपके मन में कोई नेगेटिव थिंकिंग, कोई अश्लील चिंतन, कोई ऐसी पिक्चर के सीन्स नहीं चलने चाहिए जिसको आप अपने शिशु को नहीं दिखाना चाहते। इसलिए ध्यान रहिए कि प्राकृतिक चित्र लगाइए चारों तरफ, कि अपने इष्ट का, गुरु का, भगवान के चित्र लगाइए, जो आदर्श वीर पुरुष हुए, महापुरुष हुए, उनके चरित्रों के बारे में स्वाध्याय करें और उनका चिंतन करें, उनके चित्र लगाएं। और जैसे आप कहीं घूमने गए थे, मान लीजिए पहाड़ पे गए थे या समुद्र किनारे गए थे, उन दृश्यों को याद करिए, वो नेचुरल, उसके अंदर उसकी देशिक बुद्धि
डेवलप होगी। शांति कुंज जैसे हम लोग करते हैं ध्यान, जब करते हैं तो शांति कुंज के दर्शन का ध्यान करते हैं कि हम अपने घर से निकले, शांति कुंज गए, वहां हमने समाधि स्थल पे माथा टेका, उसके बाद हमने यज्ञ किया, हम आगे साहित्य स्टॉल से होते हुए हमने गए, हमने सप्तऋषि मंडल में जाकर के प्रणाम किया, उसके बाद गायत्री मंदिर जाकर के प्रणाम किया, उसके बाद अखंड दीप के दर्शन किए, गुरुदेव माता जी के कक्ष में दर्शन किए। ये इस तरह से एक पिक्चर आप डेवलप करिए जहां से भी आपको अच्छी एनर्जी मिलती हो, पॉजिटिव एनर्जी मिलती हो, और हर समय पॉजिटिव चित्र, अच्छा एक दिव्य चित्र बनता हो अंदर, वैसा ही भाव और चिंतन आपको रखना है। अब नेक्स्ट है हमारे बॉडीली इंटेलिजेंस या काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो बॉडीली स्मार्ट, सॉरी इसको कहते हैं। तो शारीरिक गति संवेदी बुद्धि होती है, मतलब कैसे हमारा स्केलेटो मोटर सिस्टम और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेटेड है, तो ये उसकी मानसिक शारीरिक ऊर्जा को दर्शाता है। बॉडी और ब्रेन का एक कॉम्बिनेशन होता है ना भाई, आपके ब्रेन में इंस्ट्रक्शन गया, उसके हिसाब से बॉडी काम करती है, बहुत तेजी से काम करता है। तो वैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस जो होती है वो वेग, गति, समय के साथ शारीरिक अंगों के संचालन, मतलब मूवमेंट ऑफ द बॉडी, और उसके नियंत्रण यानी उसकी कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में कितनी संतुलन है, कितना बैलेंस है, कितनी उसके अंदर फाइननेस है, उस योग्यता का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे बहुत एडवांस योगा इंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं, जो जिम्नास्टिक्स में आगे जाते हैं, या आपने वो देखा होगा बैले डांसिंग, तो जो ये रशियन डांसर्स होती हैं जो टोस पेट में डांस करती हैं, तो वो जो है ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस से धनी लोग होते हैं। इनका सेंसरी परसेप्शन ऑफ मूवमेंट, मतलब जब शारीरिक अंगों द्वारा मस्तिष्क को फीडबैक मिलता है तो कैसे शरीर को गति देनी, ये भी इनका स्ट्रांग होता है। इसलिए माइंड बॉडी कनेक्शन इनका बहुत स्ट्रांग होता है। तो डिफाइन अगर करेंगे तो हम कहेंगे काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस क्या है, द एबिलिटी टू यूज योर होल बॉडी और बॉडी पार्ट्स टू हैंडल थिंग्स स्किलफुली। आपके बॉडी को इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको मूवमेंट ऐसे करना है आपने हाथ का, तो वो बहुत स्मूथ होएगा, या जो भी उनको अपनी बॉडी को जिस फ्लो में लेकर जाना है, ऐसे लगता है ना जैसे दे आर जस्ट फ्लोइंग, उनकी बॉडी एकदम हवा में चल रही है, वो इतना स्मूथ और स्किलफुल होते हैं उनके बॉडी मूवमेंट्स कि इट लुक्स लाइक अ डांस मूव। ये काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस लोगों का, ये उनकी विशेषता है। और ये 2 प्रकार की होती है। इसकी एक्टिविटीज भी हमने पिछली क्लासेस में कराई थी, आगे भी कराएंगे। तो एक होती है ग्रॉस मोटर, जिसमें हम बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग करते हैं, जैसे तैरना है, दौड़ना है, चलना है, रेंगना है, खेलना कूदना। ये किसमें डेवलप होती है, जो हमने बताया अभी, जो नर्तक हैं, खिलाड़ी हैं, जिम्नास्टिक करते हैं, योग वाले हैं, धावक हैं, इसमें ही अधिक मात्रा में। अब फाइन मोटर क्या होती है, फाइन मोटर जिसमें हमें फाइन स्किल्स दिखाते हैं, जो हमारे छोटी छोटी मांसपेशियां हैं। आपने देखा होगा कई बार आता है जो स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं उनके द्वारा बनाई गई पेंटिंग, मतलब हाथ नहीं है, वो पैर के अंगूठे और उंगली में अपने ब्रश को फंसा करके ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसकी पेंटिंग्स मिलती है। क्या है कि इन्होंने अपनी फाइन मोटर मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर लिया, और उससे ब्रेन से कहाँ मैसेज जा रहा है, अंगूठे को पैर के, उससे वो मूव कर रहा है और ड्राइंग हो रही है, पेंटिंग हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, इस गतिविधियों में छोटी मांसपेशियों का उपयोग शामिल होता है। ऐसे लोगों में हाथों का संचालन व दृष्टि में बहुत अच्छा तालमेल है। हाथ नहीं, अब मैंने तो कई स्पेशली एबल्ड बच्चों के वीडियोस देखे हैं और उनकी पेंटिंग्स देखी हैं कि वो पैर से भी बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, बना लेते हैं, मतलब पैरों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। एक आध किसी का वीडियो देखा है कि वो हाथ नहीं है और वो पैरों से ड्राइव कर लेते हैं, गाड़ी को अपने कैसे खोल लेते हैं कोनी के उससे, मतलब जैसे यहाँ तक का हाथ है, मान लीजिए कोनी से उन्होंने अपनी कार खोल ली, उसमें बैठ गए और अपने बाद पैरों को फंसा करके वो ड्राइव कर रहे हैं। तो जिस भी हम कहना चाहिए, जिस भी मसल्स को हम चाहें उसको हम इस तरह से डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या आप उसको, मतलब बच्चा काय में अच्छा हो सकता है, जैसे या आप क्या करें ऐसा जो फाइन मोटर मूवमेंट उसके अच्छे हो, तो सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग, किसी चीज को पकड़ना, ये सब जो है इससे डेवलप हो सकता है। इसको बढ़ने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो एक आदर्श दिनचर्या को अपनाना होगा।
सूर्योदय से पहले जागें, उषापान, योग, प्राणायाम करें, व्यायाम करें, खान पान अच्छा रखें, रचनात्मक कार्यों में रुचि लें, चित्रकला करें। योग बहुत आवश्यक है टू डेवलप योर ग्रॉस मोटर इंटेलिजेंस। और इसका वीडियो हमने पिछली क्लासेस में दिखाया था, जो बताया था बच्ची रेगुलर योग क्लास करती थी, रोमा नाम की बच्ची, उसकी जो पुत्री हुई वो 6 महीने में तो खड़ी हो गई और 9 महीने की होकर के जिम्नास्टिक जैसी उसने करतब करने शुरू कर दिए, वो भी साइकिल पे चढ़ करके। तो ऐसे विलक्षण बच्चे पैदा हो रहे। एक मेरी पेशेंट है बीना रावत, अभी उसकी बच्ची का वीडियो आया है, वो बच्ची 8 महीने में चलने लग गई है। 8 महीने में कुछ कदम वो इंडिपेंडेंटली बिना पकड़े चल रही है। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितनी जो एक्टिविटीज करा रहे हैं उनको कितने मन से, कितनी जुनून से, कितनी नियमितता से आप कर रहे हैं, उससे ये गुण बच्चे के अंदर ट्रांसफर होंगे। इसके लिए परिवार वाले भी सहयोग करें, चित्रकला करें, इसकी भी हमने क्लास रखी थी पहले। और आपको और चीजों पे भी ध्यान देना है कि कोई घर में आसपास स्मोक तो नहीं कर रहा है, ड्रिंक तो नहीं कर रहा है, कोई भी आसपास जो है इस तरह की गलत गतिविधियां नहीं चलनी चाहिए। ये देखिए इसमें 20 तरह की फाइन मोटर स्किल्स दिखाई गई है, जैसे पेंटिंग है, या बीजों को पकड़ के इधर उधर रखिए, इससे आपके फाइन मोटर डेवलप होंगे। कंचों के साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैंची से छोटे छोटे हैंडीक्राफ्ट्स बना सकते हैं, गोलों को इधर उधर रखिए, या कंपास के इस्तेमाल से ड्राइंग करिए। मतलब आप कुछ भी ऐसी जो देखिए चित्र में दिखाया गया है, इन चीजों को अपना करके अपने फाइन मोटर्स को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉरी अब आती है इसके बाद हमारी प्रकृतिवादी बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस और नेचर स्मार्ट। ये कौन लोग होते हैं? ये वो होते हैं जो नेचर से जुड़े होते हैं, प्रकृति से जुड़े होते हैं हर प्रकार से। कैसे? इसमें प्रकृति की सभी विशेषताओं, वनस्पति, जीव जंतु, सभी प्राणियों के प्रति संवेदनशीलता शामिल होती है। खाली पेड़ पौधे ही नहीं, जो जीव जंतु चारों तरफ है हमारे, उनके प्रति ये लोग सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग पौधे, पक्षियों, जानवरों के प्रति जागरूक और संवेदनशील होते हैं, और ये पर्यावरण की, एनवायरमेंट की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। प्रकृति की सुंदरता को पहचानते हैं, उससे कनेक्ट होते हैं, प्रकृति के सूक्ष्म पहलुओं को महत्व देते हैं, यूनिवर्स से कनेक्टेड होते हैं एक तरह से, और प्रकृति के संबंध स्थापित करने में कुशल होते हैं। तो ये लोग क्लाइमेट और वातावरण में होने वाले छोटे छोटे बदलावों को अक्सर पहले से ही महसूस कर लेते हैं। इनके अंदर नेचुरली एक वनस्पतियों के प्रति समझ होती है, कौन सा पौधा किस एनवायरनमेंट में ग्रो करेगा या उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और जीव जंतुओं की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी समझ, फिर पर्यावरण और वायुमंडल की समझ। इसमें कौन लोग आते हैं? जो खगोल शास्त्री होते हैं, है ना, वो इसी से संबंधित काम करते हैं। जियोलॉजिस्ट होते हैं बेसिकली, जीव वैज्ञानिक होते हैं जो बहुत ट्रैवल करते हैं, दिन रात घूमते रहते हैं, वो भी प्रकृति से बहुत कनेक्टेड होते हैं। हमारे जो किसान भाई होते हैं उनको भी प्रकृति की बहुत अच्छी समझ होती है। माली जो होते हैं, जितने देखिए जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड या घरों के भी माली, उनको उनके अंदर ये प्राकृतिक समझ नेचुरली होती है। मौसम वैज्ञानिक होते हैं, भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं। तो ये कई तरह के कैरियर्स इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब आजकल तो ये बहुत ज्यादा एक डिजिटल रूप ले चुका है। अब क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं। सैटेलाइट से भूगर्भ में क्या क्या मिनरल्स हैं, क्या क्या प्राकृतिक संपदा, उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, और फिर वो जानकारी जो है उस देश को, उस प्रांत को दी जाती है, जिससे वो यूटिलाइज कर सके। ये बहुत ही डेवलप हो रहा करियर है, जिसमें और बहुत ही फ्रूटफुल है। तो ये अभी ऐसे कई लोगों को मैं जानती हूँ जो इस विषय पे काम कर रहे हैं, एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइव्स। वो सैटेलाइट्स की मदद से देशों को, अन्य देशों में भी जाके काम करते हैं, हेल्प करते हैं कि भूगर्भ में कौन कौन सी संपदाएं हैं। तो डिफाइन अगर हम करेंगे नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस को, तो ये एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट अमंग लिविंग थिंग्स एज वेल एज सेंसिटिविटी टू अदर features of the natural world and to sensitivity to other creatures as well. तो नेचर स्मार्ट के आधार पर ही हमारे
मतलब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के आधार पर ही हमारे पूर्वजों ने वृक्ष वनस्पतियों पर अनुसंधान किया है और उनके खाद्य, अखाद्य व अन्य गुण दोषों की जानकारी को एकत्रित किया। वातावरण परिवर्तन मतलब मौसम में कैसे परिवर्तन हो रहा है, प्राकृतिक परिवर्तनों का आंकलन किया है तथा सर्दी, गर्मी आदि और अपने जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए व्यवस्था जुटाई। वो जानते थे कि अब ये प्रकृति में बदलाव आ रहा है तो हमें अपना टाइम टेबल कैसे बदलना चाहिए, हमें अपना जीवन शैली कैसे बदलना चाहिए, हमें अपना खान पान कैसे बदलना चाहिए। तो इसके लिए सबसे जो उपयुक्त उदाहरण है वो है हमारे आचार्य चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। तो उनके अंदर पता है कितनी ये नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस किस लेवल में डेवलप थी। वो पौधों से बात कर लेते थे, वो औषधियों से उनके गुण पूछ लेते थे भाव संप्रेषण से, और वो गुण वनस्पति उनको बता देते थे। फिर उसका यूज वो अपनी आयुर्वेद के ज्ञान के लिए, मतलब आयुर्वेद उसके लिए करते थे, अपनी औषधियां बनाने में। तो ये इस लेवल के वो जो थे उनकी मतलब इवॉल्व थी उनकी सत्ता, उनकी चेतना बहुत ही आगे की थी। तो ये आपको समझना कि इसको डेवलप करने के लिए भी हमें साधना ही करनी पड़ेगी। तो जप, ध्यान और म्यूजिक, संगीत, ये तो हर इंटेलिजेंस के लिए बेस है, क्योंकि वो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बेस है। और जो नेचर स्मार्ट लोग होते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन सब्जेक्ट्स लाइक बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, मेटीरियोलॉजी, पेलियोंटोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी। पेलियोंटोलॉजी आई लव टू सी, ये क्या है, एस्ट्रोनॉमी तो जितना आपका ये आपके ग्रहों का जो ज्ञान होता है। अब जो सर जगदीश चंद्र बोस हुए, ये पहले बार भारतीय वैज्ञानिक में से थे जिन्होंने प्रयोग करके साबित किया था कि पौधों में भी जीवन होता है। खैर हमारे ऋषि जानते थे, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, हमारे प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक गैप बढ़ गया। तो जगदीश चंद्र बोस जो थे वो बायोलॉजिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने प्रूव किया कि देखो प्लांट्स में भी लाइफ होती है। और उन्होंने दिखाया अपने एक्सपेरिमेंट से कि कैसे पौधों में भी गर्मी लगती है, ठंड लगती है, प्रकाश से कैसे वो प्रभावित होते हैं, शोर से प्रभावित होते हैं, और बाहरी जो वाइब्रेशंस हैं उसके प्रति भी वो सेंसिटिव होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट आप घर में भी करके रख सकते हैं कि देखिए आप पौधों को 2 में डिवाइड कर लीजिए। ये मेरे हस्बैंड ने घर में किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और एक पौधों से आप अच्छी अच्छी बातें करिए, उसको राम राम करिए, गायत्री मंत्र सुनाइए, संगीत सुनाइए। दोनों पौधे अगर समझ लीजिए जिनमें पुष्प निकलते हो, अगर इस तरह के हो पल्लवित होने वाले, तो आप उनसे 2 में डिवाइड कर लीजिए। और एक को या तो आप इग्नोर करिए, या आपको अगर एक्सपेरिमेंट पूरा देखना चाहते हैं तो गलत भी बोल सकते हैं, हालांकि ये ठीक नहीं है। तो आप फिर देखिएगा, और ऐसा जब करेंगे आप, तो जिनसे आपने अच्छी अच्छी बातें करी, गायत्री मंत्र सुनाया, रोज उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके बात करी, उसके फूल जल्दी निकलेंगे। और दूसरे पौधे वो या तो स्टंटेड ग्रोथ के रह जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, या उनके अंदर पुष्प नहीं आएंगे, या वो थोड़े दिन में मर जाएंगे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हाँ पौधों में भी सेंसिटिविटी है। अब ये जो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है वो भी 2 में डिवाइड होती है, मैक्रो नेचुरलिस्टिक एंड माइक्रो नेचुरलिस्टिक। तो मैक्रो नेचुरलिस्टिक में क्या आता है कि अवलोकन, देखने की क्षमता, जो वस्तुओं का आसानी से तुलनात्मक अध्ययन करके उनमें अंतर करने में समर्थ होते हैं। जैसे कुछ लोग रंगों के हल्के गहरे अंतर में आसानी से फर्क कर लेते हैं, और कुछ लोगों को उसमें नहीं पता चलता। आपको डिफरेंस पता चल जाता है शेड्स में पता चल गया कि नहीं नहीं ये शेड अंतर है, ये ऐसा है, ये थोड़ा और डार्क चाहिए, ये थोड़ा कम चाहिए। फिर एक अच्छा चिकित्सक लक्षणों के आधार पर बीमारी का पता लगा लेता है। ऐसे लोगों में चीजों को एक नजर में परख लेने की क्षमता होती है। ये मैक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस है। चिकित्सक क्या होता है, पेशेंट वॉक किया अंदर तो उसके चाल से, उसके अपीयरेंस से, उसके बैठने के तरीके से वही समझ लेता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो शिशु में इस योग्यता के विकास के लिए मनी मन गर्भ शिशु से वार्तालाप करते हुए उसे आपके द्वारा दिए गए कार्यों के लाभ व उपयोगिता बताएं। आप बताइए कि इससे क्या लाभ हो रहा है। कुछ समय पौधों के साथ बिताइए, पूर्ण मनोयोग के साथ अपने दैनिक कार्य को करें, और गर्भ संवाद के द्वारा उनको नई नई जीवन उपयोगी बातें बताएं। तो ये आपको गर्भ संवाद में हम लोग कराते हैं,
कहानी से, कई कई और इंस्टेंसेस बता करके, म्यूजिक से, और एक्चुअल घर संवाद आप किसी भी रूप में कर सकते हैं। जैसे आप गार्डन में जाइए, अपने पौधों से बात करिए, साथ में बच्चे से बात करिए, पौधे और बच्चे को आपस में इंट्रोड्यूस कराइए एक दूसरे से, ठीक है। तो ये आप रोज में कर सकते हैं। रोज अपने पौधों के पास थोड़ा सा जाइए और बच्चे को उनसे कनेक्ट करिए। वॉक के लिए जाइए सुबह ताजी हवा में। फिर माइक्रो नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस क्या है? ये बुद्धि उन लोगों की काफी विकसित होती है जिनके अंदर सौंदर्य बोध बहुत अधिक होता है, एस्थेटिक सेंस, जैसे इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, वेब डिजाइनर। ऐसे लोगों में रंग, डिजाइन, पैटर्न के संयोजन की बहुत अधिक क्षमता होती है। वो ऐसे नहीं सेटिस्फाई होते जब तक वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि कौन सा कलर किसके साथ मैच कर रहा है, कैसा आकार होना चाहिए, है ना। चित्रकार भी रंगों के चयन से, संयोजन से सुंदर चित्र बना लेता है। तो इस योग्यता के विकास के लिए क्या करें? चित्रकला करिए, एक ड्राइंग रोज बनाइए, छोटी छोटी बुक्स ले आइए ड्राइंग की, रंगों को विषय में समझिए, थोड़ा पढ़िए, है ना। बागवानी मैंने आपको बताया, पौधों के विषय में संवाद करें, कलात्मक कार्यों में रुचि लीजिए, मतलब क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपने को आपको डेवलप करना है। और प्राकृतिक दृश्यों, चित्रों आदि के माध्यम से ये प्राकृतिक सौंदर्य को निहारें। थोड़ा सा समय आप स्वयं के साथ बिताइए। और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस का जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये कि एक व्यक्ति को प्रकृति से संबंधित तो होता ही है। हमारा शरीर भी तो 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल। ये 5 जड़ तत्व एलिमेंट्स क्या है हमारे? ये नेचर के तो एलिमेंट्स हैं। और इसके अंदर जब असंतुलन होता है तो हमारे अंदर रोग पनपते हैं। इसलिए इनका संतुलन रखना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। और जब आप ये जैसे कुछ देर नंगे पैर टहले, आप जल तत्व के प्रति सेंसिटिव रहने के लिए पानी वेस्ट करना बंद करिए। आकाश तत्व के लिए कुछ तरह एकांत में बैठना सीखिए। और सभी तत्वों से आपको किसी ना किसी तरीके से कनेक्ट होना है। जैसे धरती के साथ कनेक्ट होना है, जल के साथ कनेक्ट होना है। प्राणायाम के माध्यम से आप वायु तत्व का को और अपने अंदर धारण करते हैं। आकाश तत्व ध्यान के माध्यम से आप विकसित कर सकते हैं। तो क्या करना है? शिशु की में नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए अपनी दिनचर्या में ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिसमें 5 तत्वों का समावेश। जैसे मैंने बताया ना आपको, नियमित धरती माता को प्रणाम करना है, थोड़ी देर बिना चप्पल के चलिए, धरती माता की उसके एनर्जी को ग्रहण करिए। बागवानी में रुचि लीजिए, गमलों में पौधे लगाएं, तुलसी को अर्घ दें। तो सूर्य, पौधा, सूर्य है, चंद्रमा है, इनको निहारें बैठ करके, तारों को निहारें। आपके घर के पास अगर पहाड़ है, नदी है, तो उसके पास, झील है तो उसके पास आप समय व्यतीत करें, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि आकाश तत्व के लिए सूर्य, चंद्रमा के दर्शन, ध्यान से उनकी ऊर्जा को धारण करें। प्रतिदिन संभव उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, सूर्य को अर्घ दें। 15-20 मिनट सुबह की ताजी हवा, धूप का सेवन करें। सूर्य की उष्मा, चंद्रमा की शीतलता का आनंद लें। रात्रि में चंद्र दर्शन करें। चंद्रमा की चांदनी में टहलते हुए चंद्रमा को निहारें। गर्भ शिशु से गर्भ संवाद करते हुए उसे भी उस आनंद से कारोबार करें। पर हर एक्टिविटी में बच्चे को इंक्लूड करके रखना है ना। ये नहीं कि हम कर रहे हैं पर बच्चा सो गया, मतलब एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो उसको भी हमको जगा करके उसको भी इसमें हमको इंक्लूड करना है। फिर वायु तत्व के लिए जैसे मैंने बताया, हवा में सुबह शाम प्राकृतिक ताजी हवा में पार्क में टहलें, प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन करें, नियमित प्राणायाम करें। इससे माँ की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। और शोध हुआ है इसके ऊपर, इसमें क्या बताया गया कि एसी की हवा, ऑफिस व 4 दीवारी में बंद, घरेलू वातावरण में जब छोटे घरों में बंद रहती हैं महिलाएं, उनकी अपेक्षा जो प्राणायाम करते हैं, खुली हवा में टहलते हैं, वो माता और बच्चे कम बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ रहते हैं, जो प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं। तो कुछ समय आपको नेचर के साथ जरूर वो करना है, समय बिताना है। अग्नि तत्व के लिए आप क्या करिए कि दिनचर्या में दैनिक उपासना के समय दीप दर्शन, रोज एक गाय के घी का दीपक जरूर जलाइए। संक्षिप्त हवन कर सकते हैं, बलि वैश्य देव यज्ञ कर सकते हैं। 15-20 मिनट केवल दीपक जलाकर उसके ज्योति का दर्शन ध्यान करें। जैसे त्राटक ध्यान दोपहर में हम कहते हैं ना, ज्योति धारण की साधना, वो कर सकते हैं। भाव करें कि गर्भ शिशु ज्योति की ही भांति प्रकाशवान हो रहा है, या ज्योति की एनर्जी हमारे गर्भ शिशु में जा रही है।
दीप का ध्यान आज्ञा चक्र को भी जागृत करता है, मानसिक क्षमताएं जैसे एकाग्रता, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। अब जल तत्व को बैलेंस करने के लिए प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में जल का करें, जल के वेस्टेज को रोकें, सूर्य को जल दें, तुलसी को जल दें, और प्रकृति का सानिध्य जो है वो व्यक्ति को तनाव मुक्त करता है, स्ट्रेस कम करता है, प्रसन्नता बढ़ाता है, क्योंकि हैप्पीनेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। और मानवीय गुणों के अंदर जैसे मानवीय गुण है प्रेम, दया, करुणा, त्याग, समर्पण, सहनशीलता, इसको भी बढ़ाता है। अब हमारी आती है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हम अपने अस्तित्व के प्रति जागरूक हैं कि नहीं, ये इसको डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस आएगी तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस ये गहरे प्रश्न को जगाती है। ये बुद्धि बहुत आगे की है, मतलब ये बुद्धि इससे हमें परे ले जाती है कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है। क्या हमारा जन्म केवल खाने, कमाने और बच्चे पैदा करने के लिए हुआ है? ये मानवीय जीवन है क्या? एक पुस्तक है गुरुदेव की लिखी हुई, मानवीय जीवन की गरिमा। आप सबको वो पढ़नी चाहिए। अगर उस पुस्तक को आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हमने वो रियलाइज नहीं किया जो आज हमारे बच्चे रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारा एक्सपोजर है, अच्छा बुरा दोनों तरह का है। लेकिन अगर ये बुद्धि हम गर्व से डेवलप कर दे कि ये मानवीय जीवन है क्यों, हम आ क्यों रहे हैं धरती पे, हमारा उद्देश्य क्या है और हम कहाँ से आते हैं, कहाँ को जाते हैं, तो व्यक्ति बहुत ही एकाग्रचित रहेगा, गोल के प्रति सजग रहेगा और जीवन में भटकाव नहीं आएगा। तो ये बुद्धि मानव अस्तित्व के बारे में गहरे प्रश्न करती है कि हमारा जन्म क्यों हुआ, हम क्यों आए हैं, मृत्यु के बाद कहाँ जाना है, और इसका सामना करने के लिए उसके अंदर एक पावर भी डेवलप होती है। साथ ही प्रश्नों के उत्तर के लिए इंट्यूशन, थॉट, मेटा कॉग्निशन के उपयोग करने की क्षमता है। ये इंटेलिजेंस वास्तव में जीवन के अस्तित्व, अंतिम सत्य, मृत्यु, जीवन से रिलेटेड संबंध तथ्यों को समझने में सहायक है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस पुस्तक को पढ़े, इसको समझें। एक तो मैं क्या हूं और एक मानवीय जीवन की गरिमा। इसके कुछ भी अगर आप पन्ने पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि मुझे इस बच्चे के लिए एक एक पल यूटिलाइज करना है। शायद मैंने अपने लिए उतना नहीं किया, लेकिन इसका जीवन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। ये अपने जीवन का भरपूर उपयोग करे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करे, उसका पूरा पोटेंशियल, उसके पूरे इस जीवन का पोटेंशियल यूज हो, इसके लिए माँ की जिम्मेदारी है। इसलिए आप इससे इस प्रोजेक्ट के प्रति और सजग होंगे, अपनी दिनचर्या के प्रति सजग होंगे, जो एक्टिविटीज कराई जा रही हैं उसमें इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जाने कि हम हैं कौन। हम केवल एक शरीर नहीं है, ये तो हमें रोल मिला है इस जीवन का, लेकिन अल्टीमेटली हम किसी अनंत यात्रा पे हैं। कहीं हमारे जन्म पहले भी हो चुके हैं और आगे भी होंगे। तो हमारा एवोल्यूशन, हमारी प्रगति हो रही है कि नहीं, ये असेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो छोटी छोटी गलतियों से हम इस जीवन यात्रा में गिर भी सकते हैं नीचे। और फिर ये समझना कि यूनिवर्स से हमारा क्या संबंध है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो इस पिंड में भी है, लेकिन उन शक्तियों को, सुप्त पड़ी शक्तियों को, उन ऊर्जाओं को, उन असीमित संभावनाओं को हमें खोजना पड़ेगा, जागरूक, हमें उसको अनकवर करना पड़ेगा। तो ये जो है ये बहुत एक कहना चाहिए एक आगे की और एवोल्यूशन के आगे की स्टेज की इंटेलिजेंस है। और इस पहलू में जिसमें डेवलप होती है वो संत बनते हैं, योगी बनते हैं, ऋषि बनते हैं, ब्रह्मांड के विज्ञानी बन सकते हैं, इवन साइंटिस्ट बन सकते हैं। अगर आप ब्रूस लिप्टन को सुनेंगे तो ही इज अ सेल बायोलॉजिस्ट हु टर्न्ड स्पिरिचुअलिस्ट। वो एक अध्यात्मवादी बन गया अपनी साइंस की रिसर्च करते करते, क्योंकि उसको ऐसे चीजें समझ में आने लगी जो जैसे सेल पढ़ते पढ़ते उसका सेल का और ब्रह्मांड का रिलेशन उसे समझ में आने लग गया, कैसे सेल रिएक्ट करता है, कैसे सेल में अंदर क्रियाएं होती हैं, और वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो गया, यूनिवर्स से कनेक्ट हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई आप सोचे कि अरे मुझे तो अपने बच्चे को संत और ऋषि और मुनि थोड़ी ना बनाना है। नहीं,
वो एक बहुत उच्च कोटि का साइंटिस्ट बन सकता है। जैसे कि जियोलॉजिस्ट होते हैं, वो विभिन्न जगह पर खुदाई करते रहते हैं और कुछ अवशेषों को प्राप्त करके उन पर विभिन्न तथ्य देते हैं और इस प्रयोग से पता कर लेते हैं कि वर्ष कितना पुराना था, कितने वर्ष पहले सभ्यता थी। तो कई चीजें, कई ज्ञान उनके सामने अनकवर होता है और इस तरह से वो कई कई ऐसे मैसेजेस को भी रिसीव कर पाते हैं जो ब्रह्मांड उनको देना पाता है। तो ये आप ये देखिए कि जो गॉड पार्टिकल की थ्योरी है कि कण कण में भगवान है, या इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है, वो उसको गॉड पार्टिकल कहा गया। वो क्यों कहा गया? क्योंकि अल्टीमेटली इवन द साइंटिस्ट रियलाइज कि ये जो है, ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा हूँ, ये प्रकृति में ऑलरेडी है, बस हम खोज रहे हैं उसको और उससे कनेक्ट होने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे स्टीफन हॉकिंस हो, चाहे सत्येंद्र बोस हो, चाहे न्यूटन हो जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड डिस्कवर किया, जो भी है, जो ये जितने भी उच्च कोटि के साइंटिस्ट हैं, ये बहुत बड़े अध्यात्मवादी हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने का काम करते हैं और उसके साथ साथ वो कई रूप में ब्रह्मांड से कनेक्ट भी होते हैं। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है? ध्यान, प्राणायाम, मौन साधना, मंत्र जप, स्वाध्याय, है ना। इससे आपकी क्या होगी? अति इंद्रिय क्षमताएं विकसित हो सकती। जैसे ये महर्षि रमन हुए हैं, स्वयं गुरुदेव हुए हैं, तो ओम का उच्चारण करिए, ओम का ध्यान करिए, नियमित प्राणायाम करिए। इसलिए ये सब एक्टिविटीज आपको कराई जाती हैं। अभी भी अगर समय रहेगा तो हम एक 20 मिनट का ध्यान आपको कराएंगे, क्योंकि नियमित ध्यान इन सब प्रकार की इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए बहुत आवश्यक है। तो लास्ट में मैं कंक्लूड करने से पहले आपको ये कहना चाहती हूँ कि डेविड गार्डनर का मत ये है कि बच्चों के अंदर किसी भी प्रतिभा को विकसित किया जा सकता है ना। आप मल्टीपल रूप से उसको प्रतिभाशाली बना सकते हैं, किंतु इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल और म्यूजिकल इंटेलिजेंस का जो कॉम्बिनेशन है, वो अगर डेवलप हो गया तो दूसरे इंटेलिजेंस को विकसित करने में बहुत सहायता मिलेगी। क्योंकि स्थायी सफलता के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस और धैर्य का होना बहुत जरूरी है, जो इन तीनों इंटेलिजेंस के माध्यम से डेवलप होती है। तो इन सभी प्रतिभाओं में इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल बुद्धि के विकास पर विशेष ध्यान देना है। इंट्रापर्सनल यानी स्वयं की बुद्धि, जागरूकता अपने प्रति, इंटरपर्सनल सोशल स्किल्स एंड म्यूजिकल इंटेलिजेंस को डेवलप करना है, क्योंकि यह व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रतिभा है और उसके पूरे जीवन क्रम उपलब्धियों को प्रभावित करेगी। जो अपने बारे में अवेयर है तो वो सब कुछ कर सकता है, उसको स्वयं के व्यक्तित्व, समाज के साथ उसके संबंधों को सही प्रतिभा परिभाषित करना या व्यक्त करने में सहायता मिलती है। इसीलिए इंटरपर्सनल डेवलप है, तो जिससे हमारे आपसी संबंध भी एकदम क्लियर रहे, वो बनावटी नहीं होने चाहिए, फेक नहीं होने चाहिए, एक्चुअल होने चाहिए, रियल होने चाहिए हमारे संबंध। वर्तमान में अन्य प्रतिभाओं के विषय में माता पिता ज्यादा सजग रहते हैं। हम सोचते हैं ये सिखा दें, वो सिखा दें, क्या ना सिखा दें, लेकिन हम स्वयं से कनेक्ट नहीं कर पाते बच्चे को। जब बच्चा इंट्रापर्सनल रूप से इंटेलिजेंट होगा, स्व व्यक्तिगत बुद्धि से इंटेलिजेंट होगा, तो वो जानता है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, वो अपना रास्ता खुद ही पकड़ लेगा। तो इस पे विकास पे भी ध्यान देते। इसीलिए परिणाम स्वरूप हम देखते हैं प्रतिभाशाली होने पर भी युवाओं के जीवन में निराशा आ जाती है, अवसाद आ जाता है, विफलता। अब देखिए IIT के बच्चे हैं, वो मैथमेटिकली बहुत इंटेलिजेंट है पर अपने मन को नहीं जान पाते, इसीलिए कई बार डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ चले जाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में वो अपने मन को नहीं संभाल पाते। इसलिए आत्मशक्ति को डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आंतरिक शक्ति बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आत्मशक्ति होगी तो विपरीत परिस्थितियों में बच्चा नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेगा। तो आत्मशक्ति न केवल व्यक्तित्व को तेजस्वी बनाती है, वरन साथ में बाहर के जगत में लोगों को प्रभावित करने और उनका सहयोग संपादन करने में समर्थ होती है। ऐसे लोग बाहर भी बहुत अच्छे कनेक्टेड होते हैं, अंदर भी स्ट्रांग होते हैं, बाहर भी वेल कनेक्टेड होते हैं। कठिन काम को सरलता पूर्वक संपन्न करने की विशेषता उनके अंदर होती है और प्रमुख विशेषता यही होती है जो आंतरिक प्रतिभा होती है, जिससे सर्वोत्तोन्मुखी सफलताओं का आधार कह सकते हैं। सारे फील्ड्स में, ऑल फील्ड्स, ऑल राउंडर ये बच्चे होते हैं, सभी फील्ड्स में ये अच्छा करेंगे। तो हमारा प्रयत्न ये है कि हम यदि ऐसा एक बैकग्राउंड बना के दे दें उनको, तो वो सच्चे अर्थों में सामर्थ्यवान कहे जाएंगे। तो उनको हमको गर्व से
ये एक एनवायरनमेंट देना है कि वो एक ऐसा बैकग्राउंड बना के दे कि वो हर क्षेत्र में सफल हो। इसके लिए आप गुरुदेव की एक पुस्तक बताई गई, इसमें देखिए 5 प्राण, हमारे 5 प्राण 5 देव, मतलब 5 प्राणों को हम कैसे डेवलप करें। थोड़ी गूढ़ पुस्तक है, पहले आप मैं क्या हूँ और मानवीय जीवन की गरिमा को पढ़िए, उसके बाद इस पुस्तक को भी आप पढ़ सकते हैं। और ध्यान रखिए कि हर नई दिशा क्रिया के लिए शिशु में नए न्यूरॉन्स को डेवलप करने की प्रक्रिया होगी। तो न्यूरोजेनेसिस पे ध्यान देना, आहार पे ध्यान देना है, म्यूजिक पे ध्यान देना है, भाव आपके प्रसन्नता पे ध्यान देना है। इसके लिए तनाव मुक्त रहना आवश्यक है। और जो भी आप सब्जेक्ट चूज करें, जो भी एक्टिविटी, वो केवल क्रिया की तरह नहीं, पूरी रुचि से, पूरी तन्मयता से, पूरा उसमें इन्वॉल्व होकर के, डूब करके, रम करके करना है। फिर इसीलिए आपको प्रसन्न रहना है, क्योंकि स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी। फिर गर्भ शिशु को आप कहानी सुनाएं, जो भी गुण विकसित करना चाहते हैं उससे रिलेटेड प्रेरणाएं दें, प्रेरक संगीत सुने, तो एनालिटिकल बुद्धि का विकास होएगा, भावनात्मक संबंध माँ बच्चे के अच्छे होंगे, प्रगाढ़ होंगे, बॉन्डिंग अच्छी होगी। और सभी लोगों को घर में जो है, चाहे पिता है, दादा दादी, बुआ, चाचा चाची, फ्रेंड, सबको गर्भ शिशु से बातें करनी चाहिए, अपनी एक बॉन्डिंग डेवलप करनी चाहिए। तो गर्भावस्था के दौरान ये सारी जो प्रतिभाएं हैं वो बच्चे में विकसित की जा सकती हैं, अगर आदर्श दिनचर्या का पालन किया जाए। जो आपको हम दिनचर्या का चार्ट देते हैं, फिर से डालेंगे, और आपके घर वाले भी सहयोग करें, तो एक तरह से अब आज आप समझेंगे कि ये किस तरह से हम नई पीढ़ी को गढ़ने के लिए ये क्लासेस चला रहे हैं। तो कृपया इसमें और अधिक से अधिक मात्रा में जुड़े, जिससे कि हम लोग को ये कार्य करने में उत्साह हो, और हम और मनोयोग से आपके लिए नए नए रिसर्चेस, नए नए एक्टिविटीज डिजाइन करें, और जिससे आपके बच्चे बिल्कुल जीनियस बच्चों की तरह इस दुनिया में छा जाएंगे, पूरी तरह से छा जाएंगे। तो आप हम लोग को जब बच्चे बड़े हो जाएं तो भूलिएगा नहीं, अपने फीडबैक्स दीजिएगा, आपके बाद भी बताइएगा, आज से 20 साल बाद भी अगर हम रहें तो बताइएगा कि ये हमने क्लासेस करी थी, और आपके बच्चे किस क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, और किस तरह से इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, या इस देश को लीड कर रहे हैं, है ना। तो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट एक्चुअली, और इसको हमने पूरी अपनी दिनचर्या में पिरोया हुआ है। तो अगर आप इसको नहीं भी जानते हैं और आप सारी चीजों को अच्छे से करते चले जाएंगे, तो भी वो बच्चा सब ग्रास्प कर, ये आप समझ लीजिए।